वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 82 लेकर आया हूं। प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं और 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है। आज का टारगेट है 25 प्रश्नों को सही करने का। ये टेस्ट सीरीज रीट लेवल 1 के लिए, रीट लेवल 2 के लिए, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बेहद उपयोगी है साथियों। तो ख़ास तौर पे जो जुलाई में आपके एग्ज़ाम है रीट का, उसके लिए तो आप इसको गोल्डन टेस्ट सीरीज कह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है आपके, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्न में से किस उद्देश्य से संबंधित होंगे। ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग और रुचि। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखिए, चित्र बनाना सीखे हैं या नहीं, तो उनसे चित्र बनवाएंगे तभी पता चलेगा वो तो। अब चित्र बनवाएंगे तो कौन से कौशल की पूर्ति हो रही है साथियों, यहाँ पर कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अतः पहले प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, अभिकर्मित अधिगम प्रक्रिया की वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि इसमें विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर कौन सा रहेगा। देखिएगा, जो अभिकर्मित अधिगम या अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, इसमें छात्र क्या होते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है साथियों। तो इसकी पुष्टि किस बात से होती है, सामग्री रोचक होती है इस बात से, जी नहीं, दूसरा आपका आंसर नहीं है। सामग्री बहुत आकर्षक होती है, जी नहीं। सामग्री को आसान ढंग से किया जाता है या विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। क्यों है विकल्प नंबर 1? क्योंकि सीखने की दर जो विद्यार्थी है इनमें भिन्न भिन्न होती है। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। कोई तेज गति से सीख रहा है तो उसको उसी आधार पर सिखाया जाता है। कोई धीमी गति से सीख रहा है तो उसका आधार वो धीमी गति वाला होता है। कोई सामान्य गति से सीखता है तो उसका आधार सामान्य गति वाला होता है। अर्थात इसमें विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपके साथियों पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक है उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता और इनमें से सभी। तो जो अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके तीसरे प्रश्न का। साथियों, अधिगम को उचित वातावरण भी प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है और परिपक्वता भी। अर्थात उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। वाद विवाद विधि का, प्रयत्न व त्रुटि विधि का, अवलोकन विधि का और इनमें से सभी का। देखिएगा, यहाँ पर कक्षा अधिगम के लिए मतलब बच्चों को कक्षा में आपको पढ़ाना है तो वाद विवाद का आयोजन भी कक्षा में हो सकता है, बिल्कुल सही है। प्रयत्न में त्रुटि विधि का प्रयोग भी कर सकते हो और अवलोकन विधि का प्रयोग भी आप कक्षा अधिगम के लिए कर सकते हो। अर्थात जो चौथा प्रश्न है साथियों, इसमें पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। अतः आपके प्रश्न नंबर 4 में चौथा विकल्प जो है साथियों, उपरोक्त सभी वाला, यही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है। दोनों एक दूसरे के सहायक है, आपस में कोई संबंध नहीं है, दूसरे का अस्तित्व पहले के बिना नहीं है और वित्तीय कारण और पहला परिणाम है। तो बताइए प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। जो अध्यापन है इसका अधिगम से क्या संबंध है साथियों। पहला विकल्प दोनों एक दूसरे के सहायक है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा विकल्प आपस में कोई संबंध नहीं है, लगभग ये आपका आंसर नहीं है। दूसरे का अस्तित्व पहले के बिना नहीं है, तो ये भी दूसरे का अस्तित्व पहले के बिना नहीं है, हो सकता है।
वित्तीय कारण और पहला परिणाम है, तो पहला परिणाम नहीं है, अध्यापन तो पहले किया जाता है, अधिगम तो बाद में होता है। तो साथियों ये भी आपका आंसर नहीं है। तो पहला या तीसरा विकल्प साथियों दोनों एक दूसरे के सहायक है, अध्यापन और अधिगम। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 6वां प्रश्न है, अधिगम हेतु कोहलर का प्रयोग किस पर आधारित था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चिंपैंजी पर और चूहे पर। तो अधिगम के सिद्धांत में कोहलर का संबंध किससे है? गेस्टाल्टवादियों से है। किससे है? गेस्टाल्टवादियों से है साथियों। और गेस्टाल्टवादियों ने सिद्धांत दिया था इनसाइड थ्योरी या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते और बिल्ली पर प्रयोग नहीं किया था, बल्कि इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। अतः आपके प्रश्न नंबर 6 में जो तीसरा विकल्प है चिंपैंजी वाला साथियों, यही आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन है, स्मृति है, अधिगम है, प्रशिक्षण है और शिक्षा है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है? अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन जो होता है उसको क्या स्मृति कहा जाता है? जी नहीं, उसको कहा जाता है अधिगम। लेकिन ये व्यवहारगत परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। अनुभव के कारण, अभ्यास के कारण या प्रशिक्षण के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को कहा जाता है अधिगम। क्या कहा जाता है? उसको अधिगम कहा जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 साथियों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है और मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िएगा और फिर इसके सही उत्तर का चयन कीजिएगा साथियों। नॉर्मली हमने ये जो सिद्धांत पढ़ा है ईड, ईगो, सुपर ईगो वाला, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है। इसमें 3 चीज़ें इन्होंने बताई। ईड मतलब इदम, फिर ईड के बाद में ईगो मतलब अहम, और एक और बताया इन्होंने सुपर ईगो। क्या बताया? सुपर ईगो मतलब परम अहम। तो साथियों इसमें ईड और सुपर ईगो के बीच में आता है ईगो, ठीक है। तो ईड मतलब इदम एवं परम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। आपका आंसर हो सकता है, बट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है यहाँ पर दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प, तो आपका आंसर नहीं है। एग्जाम में इस प्रश्न का राइट आंसर माना गया था चौथा विकल्प, मजबूत अहम को बनाया जाता है। लेकिन इसका भी एक आधार था कि यदि व्यक्ति का ईगो मजबूत है, मतलब अहम मजबूत है। अहम का मतलब किससे लिया जाता है साथियों? वह व्यक्ति जो सोच समझकर कार्य करता है। तो यदि व्यक्ति का अहम मजबूत है तो उसका व्यक्तित्व बिल्कुल सबसे ज़्यादा संतुलित रहेगा। यहाँ पर संतुलन स्थापित किया जाता है और यहाँ पर बनाया जाता है, दोनों में बहुत अंतर है। तो आरबीएससी ने इसका आंसर चौथा आंसर मान रखा है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं पहला मानना चाहिए था तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी लगने से कुछ नहीं होगा अब, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है पहले ही और उसमें आंसर चौथा ही माना गया है साथियों, इसलिए मैं जाऊंगा चौथे विकल्प पर। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। पहला विकल्प है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। दूसरा विकल्प है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर आधारित है। तीसरा है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर हो, और इनमें से कोई नहीं। तो चौथे विकल्प को तो आप यहाँ से हटा ही दीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपके जो सही उत्तर है वो कौन सा है साथियों? विकल्प नंबर 1। एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान स्थायी होता है, इसको दिया जाता है और इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी होती है, किसकी? ज्ञान की। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 10वां प्रश्न देख लेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, सबसे बेहतर सीखता है। इंद्रियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, अमूर्त तरीकों से, चिंतन द्वारा और भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से। तो
तो देखो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो 4 अवस्थाएं बताई थी, इसमें पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि तक चलती है साथियों। इसमें बालक अमूर्त चिंतन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अमूर्त चिंतन का संबंध तो चौथी अवस्था से है। शब्दों का प्रयोग इसमें वो नहीं कर सकता साथियों। भाषा में के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग ये भी नहीं कर सकता, बल्कि वो इंद्रियों के द्वारा सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण करता है। किसके द्वारा? इंद्रियों, उसकी जो इंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियां की बात की जा रही है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती है उनके द्वारा ही वो सर्वाधिक ज्ञान अर्जित करता है। अतः 10वें पृष्ठ में विकल्प नंबर 1 आपके सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अल्फ्रेड बिने थे, वेक्सलर थे, स्पीयरमैन थे और टर्मन थे। तो बताओ प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प आपका सही है? जो बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला है, इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो साथियों प्रश्न संख्या 11 में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला सबसे पहले बनाई थी साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न नंबर 11 का प्रथम विकल्प सही है आपके 11वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न है, वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया है संगठन, आत्मसातीकरण, समायोजन और तादात्म्यकरण। तो प्रश्न संख्या 12 में बताइएगा राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके? वर्तमान जो हमारा स्कीमा का मतलब किससे होता है? ज्ञान की संरचना जो हमारे मस्तिष्क में होती है साथियों, किसी भी समस्या या तथ्य को लेकर, वो कहलाती है स्कीमा। इसको हम बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया मानते हैं। तो साथियों वर्तमान स्कीमा के द्वारा यदि बाहरी दुनिया को समझने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आत्मसातीकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? उसको आत्मसातीकरण के नाम से। सेकंड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति होना, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो इनमें से जो डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है उसका चयन आपको 13वें प्रश्न में करना है। देखिएगा, सुना होगा आपने, यहाँ पर डिसलेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है। तो साथियों डिसकैलकुलिया का संबंध यहाँ पर होता है गणित से, गणित संबंधी विकारों से। डिसलेक्सिया का संबंध होता है पठन संबंधी विकारों से। डिसग्राफिया का संबंध होता है लेखन संबंधी विकारों से। और डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है वाचन संबंधी विकारों से। तो यह लेखन की जो धीमी गति होती है साथियों, लेखन की धीमी गति का संबंध डिसलेक्सिया से नहीं डिसग्राफिया से होना चाहिए। अर्थात जो तीसरा विकल्प है इसका संबंध डिसलेक्सिया से नहीं है और ये विशेषता भी डिसलेक्सिया की नहीं है। अतः 13वें प्रश्न में आपके लिखने की गति धीमी जो तीसरा विकल्प है यही आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न, किशोरों में मुख्यतया प्रवृत्तियां पनपने लगती है। किशोरों में अपराध प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता और उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, एक जो किशोर होता है जिसकी उम्र 12 से 18 या 13 से 19 वर्ष के आसपास रहती है, इस अवस्था में उसमें अपराध प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अपराध करने की प्रवृत्ति। साथियों यहाँ पर एक कथन भी है कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल है। काम प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र हो जाता है। यहाँ पर अनुशासनहीनता भी पाई जाती है, मतलब जो किशोर होते हैं ये सर्वाधिक अनुशासनहीनता करते हैं साथियों। अर्थात यहाँ पर ये सभी प्रवृत्तियाँ किशोरावस्था या किशोरों में पनपने लगती है। अतः पहला, दूसरा, तीसरा मतलब उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 15वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 15 क्या पूछ रहा है? मानव विकास की सबसे जटिल और विचित्र अवस्था है। किशोर अवस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और शैशवावस्था है। तो मानव विकास की जो सबसे जटिल मतलब कठिन भी आप इसको कह सकते हो और विचित्र। साथियों प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखिएगा, किशोर अवस्था ही मानव विकास की सबसे जटिल और विचित्र अवस्था
कहलाती है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 है, किशोरावस्था की अवधि होती है 10 से 15 वर्ष तक, 20 से 25 वर्ष तक, 13 से 18 वर्ष और 8 से 12। तो विकल्पों को देखते हुए हमको सही करना है। 10 से 15 नहीं होगा, 20 से 25 भी नहीं होगा, 13 से 18 होगा। बिल्कुल 13 से लेकर के 18 वर्ष या 13 से 19 भी आ सकता है या 12 से 18 वर्ष भी आ सकता है साथियों। किशोरावस्था की अवधि 8 से 12 भी यहाँ गलत है। तो विकल्पों के अनुसार हम कौन से विकल्प का चुनाव करेंगे? तीसरे विकल्प का चुनाव करेंगे प्रश्न नंबर 16 में। 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था की अवधि। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। तो आपके 17वां प्रश्न है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, शोधन है, प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है और बाधा का निराकरण है। तो देखो, शोधन या मार्गांतरीकरण समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है। प्रक्षेपण मतलब यहाँ पर मार्ग बदल लेना, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर मार्ग बदल लेना शोधन या मार्गांतरीकरण कहलाती है। किशोरावस्था में समायोजन की सर्वश्रेष्ठ विधि भी है साथियों, ये भी याद रखना है। शोधन या मार्गांतरीकरण ही किशोरावस्था में समायोजन की सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। प्रक्षेपण विधि जो कि अप्रत्यक्ष विधि है, जिसमें दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं अपनी कमी के लिए। प्रतिगमन पूर्व की अवस्था में लौटना होता है और यह समायोजन की यह भी अप्रत्यक्ष विधि है। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष विधि पूछ रहा है, तो जो बाधा का निराकरण है ये समायोजन की कौन सी विधियों में सम्मिलित है? प्रत्यक्ष विधियों में सम्मिलित है। अतः 17वें प्रश्न में आपके 4th विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। स्टैनले हॉल के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था माना गया है? प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को और शैशवावस्था को। तो साथियों, स्टैनले हॉल ने एक परिभाषा दी है कि किशोर अवस्था अत्यंत तनाव, दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। साथियों, ये परिभाषा किसके संबंध में कही? स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था के संबंध में कही है। बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, अलग अलग एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 19 है, भावनात्मक या भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द किसने दिया? डेनियल गोलमैन ने दिया, टर्मन ने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया और जल्टन ने दिया। तो 19वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है? देखिए, भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस इसको हम कहते हैं साथियों। इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धि, यह जो पारिभाषिक शब्द है यह डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया है। हालांकि भावनात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सेलोविये मेयर ने किया था, लेकिन फिर इसके बाद में डेनियल गोलमैन ने इसके ऊपर बहुत ही उत्तम कार्य किया, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। और साथियों, इसीलिए संवेगात्मक बुद्धि का जनक भी डेनियल गोलमैन को ही माना जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? क्रो एंड क्रो, जेबी वाटसन, क्लरकोर्ब्रिज और मैकडूगल। तो साथियों, इनमें से वह मनोवैज्ञानिक बताना है जो कहता है कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। किसने कहा था ये? प्रश्न संख्या 20 में जो आपके सही उत्तर है कौन सा रहेगा साथियों? तो 20वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2 जेबी वाटसन। क्योंकि इसने कहा था कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं चाहूँ। मतलब किसी में कुछ अंतर ही नहीं है, तो वो जन्म के समय बालक को समान मानता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जन्मजात होते हैं, जन्म के बाद होते हैं, आनुवांशिक होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए, जन्म के बाद भी नहीं होता है। पहला और तीसरा विकल्प बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है आपको। 21वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? जन्मजात होते हैं या आनुवांशिक होते हैं? तो हो सकता है आरबीएससी इस क्वेश्चन का आंसर दोनों ही मान ले, लेकिन हमको तो किसी एक विकल्प का ही चुनाव करना पड़ता है। ऐसे में इस स्थिति में आप क्या करोगे साथियों?
21 में राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? जन्मजात। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट 22वें प्रश्न को देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 22, किशोरावस्था जीवन का कठिन काल कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इसमें बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, क्योंकि इसमें बालक वीर पूजा करता है, और क्योंकि इसमें बालक भाव प्रधान हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 में बताइए, जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को क्यों कहा जाता है साथियों? देखिएगा 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा आपके? तो यह वीर पूजा करता है और भाव प्रदान होता है, ये तो आपका आंसर नहीं है। पहला या दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 22 में। तो देखिएगा, किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है साथियों। वह परिस्थितियों के साथ अपने शरीर के साथ समायोजन करने में असमर्थ अपने आप को महसूस करता है। विकल्प 1 आपके 22वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। तो 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह अध्यापक एवं शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा रहेगा आपके प्रश्न नंबर 23 में सही आंसर? तो साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है मतलब आपको असत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। तो 23 में देखिएगा, अध्यापक एवं शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है ये तो ये तो सत्य कथन है और आपको देखना है सत्य नहीं है मतलब असत्य। किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, बिल्कुल। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इन दोनों में से आपका एक आंसर रहेगा। तो साथियों, स्थानीय स्तर मतलब विद्यालय स्तर की बात हो सकती है, लेकिन इसमें सूचना संकलन का कार्य व्यापक स्तर पर नहीं किया जाता है। अतः तीसरा विकल्प आपके 23 में किसी भी रूप में क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर होगा 23 में। चले नेक्स्ट 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, तो वह अवस्था कहलाती है संवेदीगामक अवस्था, प्रेरक संक्रिय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त प्रयोगों का काल। तो 24 में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके 24वें प्रश्न का सही उत्तर है? तो राइट आंसर देख लेते हैं 24वें प्रश्न में। देखिए, यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? बालक को के सामने कोई खिलौना है, आपने उसको चादर के नीचे ढक दिया, पहले तो उसके पास था, अब चादर के नीचे उसको ढक दिया, अब बालक उसको चादर खींचकर प्राप्त कर लेता है, या हम कहते हैं कि वो तो गायब होगी और अपन ने पीछे रख दी, लेकिन फिर भी बालक उसको ढूंढ लेता है। तो साथियों, ये जो प्रक्रिया है ये बालक के अंदर 18 महीने का बालक लगभग जब हो जाता है तो उसके बाद विकसित हो जाती है। अतः विकल्प नंबर जो संवेदीगामक अवस्था पहला विकल्प है, यही 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। तो 25वां प्रश्न, संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया? 1952 में, 1976 में, 1986 में और 1992 में। साथियों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 42वां संविधान संशोधन था जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किसमें? समवर्ती सूची, वह सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। दूसरा विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट 26 पे आएंगे। तो 26वां प्रश्न, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला विकल्प है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। दूसरा है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। तीसरा है अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। और चौथा है ग्रेड्स प्रदान करना। तो देखो, ग्रेड्स प्रदान करना और तीसरा विकल्प तो आपका आंसर नहीं है।
26 में देखिएगा, जो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है साथियों। 26 में यहाँ पर पहला या दूसरा विकल्प, तो देखिएगा प्रश्न संख्या 26 में पहला विकल्प सही है। प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना निर्माणात्मक मूल्यांकन के उद्देश्यों में सम्मिलित होता है। अतः 26 में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 27 पे आते हैं। देखिएगा 27वें प्रश्न को, सत्य कथन है। सत्य कथन आपको देखना है। चिंतन मानसिक क्रिया है जिसमें प्रतिमा, प्रतीक, तर्पणा, समस्या समाधान, तर्पणा नहीं तर्कना था ये, तर्कना और समस्या समाधान शामिल होते हैं। दूसरा है समस्या समाधान विधि में यादृच्छिक अन्वेषण विधि व स्वतः शोध अन्वेषण विधि शामिल होती है। तीसरा है चिंतन में भाषा हमेशा सम्मिलित नहीं होती है और इनमें से सभी। तो जो कथन सत्य है उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 27 में करना है। बताइए साथियों 27 में आपका कौन सा विकल्प सही है। तो देखिएगा 27 में राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। इनमें से सभी जो है ये सत्य कथन है साथियों, क्योंकि चिंतन मानसिक प्रक्रिया भी होती है, इसमें प्रतिमा, प्रतीक, तर्कना और समस्या समाधान शामिल होते हैं। चिंतन में हमेशा भाषा सम्मिलित हो यह भी जरूरी नहीं है साथियों, और समस्या समाधान विधि में यादृच्छिक अन्वेषण विधि व स्वतः शोध अन्वेषण विधि भी शामिल होती है। अतः विकल्प नंबर 4 आपके 27 में सही है। नेक्स्ट 28 पे आएंगे तो 28वां प्रश्न, हमारे व्यवहार 28वां प्रश्न क्या टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 28वां प्रश्न छूट गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमारे व्यवहार के पक्ष होते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और इनमें से सभी। तो साथियों व्यवहार के हमारे तीनों ही पक्ष होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष भी होता है, भावात्मक पक्ष भी होता है और क्रियात्मक पक्ष भी होता है। तो मतलब विकल्प नंबर जो 4 है उपरोक्त सभी, यही आपके 29 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो में किसी प्रश्न में कोई त्रुटि लगे तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा साथियों। देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। कमेंट करके जाना कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो अंतिम और 30वां प्रश्न है, संवेग को जन्म देने वाला व्यवहार का पक्ष होता है भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो जिस पक्ष के द्वारा संवेग जन्म लेता है साथियों, उस पक्ष को क्या कहा जाता है? उस पक्ष को कहा जाता है भावात्मक पक्ष। क्या कहा जाता है उसको? भावात्मक पक्ष कहा जाता है। इससे ही संवेग जन्म लेते हैं। विकल्प 1 आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये कंप्लीट हुआ आपके साइकोलॉजी का पेपर नंबर 82। अब आपके 18 टेस्ट आने हैं और बाकी है साथियों साइकोलॉजी के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।